फिर वो पिंग पिंग से बोलता है, वाइफ तुम वापस चली जाओ, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ से कुछ बातें करनी है। पिंग पिंग बोलती है, क्या सच में? हाउटियन बोलता है, चाहे तो तुम अपने ब्रदर से पूछ सकती हो। वांग भी घबराते हुए बोल देता है, हाँ मुझे और ब्रदर इन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पर बातें करनी है। जिसके बाद हाउतियन पिंग पिंग को उसके बैलगाड़ी में बैठा के वहाँ से भेज देता है और बोलता है अपना ख्याल रखना। फिर हाउतियन वांग से बोलता है, चलो आओ हम अपने इंपॉर्टेंट मैटर पर बातें करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं जहाँ कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं और अपने एमसी और वांग वहाँ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। हाउटियन बोलता है, ब्रदर वांग चीयर्स, वेटर हमारे लिए एक और बोतल को लेकर आओ। तभी वांग बोलता है, ब्रदर इन लो आपको मुझसे क्या बात करनी है? हाउटियन बोलता है, खाना और पीना हमारे लाइफ का कॉमन कॉन्सेप्ट है, वाइन पीने से ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? साथ ही वो अपने मन में सोचता है, ये वांग बहुत अजीब है, लेकिन इसकी सिस्टर मुझे मारना चाहती थी, कौन जानता है कि उसके भाई का इंटेंशन क्या है। मुझे इसका टेस्ट लेने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। साथ ही वो वांग से बोलता है, ब्रदर वांग मैंने पहले ही आपको बहुत नाराज कर दिया था, माफी के तौर पर मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करता हूँ। वांग बोलता है, मैं आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा। तभी जो मेड होती है वो वांग के ऊपर गिर जाती है। वांग बोलता है, आराम से काम करो। वो सर्वेंट बोलती है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। हाउटियन बोलता है, अय्या लॉर्ड वांग तुम्हें संभाल नहीं सकते, जल्दी से उठो। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, ये लड़की तो पक्का मेरे हैंडसमनेस को देखकर मेरे प्यार में पागल हो गई होगी। इतना सोच के वो उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है वो उसकी मन की बातों को सुनने लगता है, जहाँ वो लड़की अपने मन में बोल रही होती है, लॉर्ड वांग कितने ग्रेट है, वो सभी के बीच राइटियस मैन कहलाने के वर्दी है। हालांकि मार्क्विस बहुत हैंडसम है, लेकिन वो लॉर्ड वांग से बहुत पीछे है। केवल लॉर्ड वांग जैसा आदमी ही एक अच्छा मैच हो सकता है। ये सुन के हाउटियन वांग को देखते हुए बोलता है, ये किस तरह का कंपैरिजन है जिसमें इस व्यक्ति से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वहीं वो मेड तो पूरे वांग की दीवानी बन गई होती है। ये देख एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उन्हें जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद वांग हाउटियन से पूछता है, आपके घर में तो पहले से ही बहुत सारी ब्यूटीज हैं, तो आपको इस बुरे होटल में आने की जरूरत क्यों पड़ी? मार्क्विस, हालांकि मेरी सिस्टर आपकी एक मामूली सी वाइफ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाउटियन बोलता है, तुम्हारी वांग फैमिली क्या सोचती है, क्या मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ? वांग बोलता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मार्किस को मेरी लॉयल्टी को जानना चाहिए। हाउटियन बोलता है, चलो छोड़ो उसे, पहले ये ड्रिंक करो। वांग भी उस वाइन को पी लेता है। हाउटियन बोलता है, लो एक और पियो। और साथ ही अपने मन में सोचता है, जब एक बार इसे चढ़ जाएगी तो मैं इसके मुंह से सारा सच निकलवा लूंगा। फिर हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग को पूरी तरह से चढ़ चुकी होती है। एमसू उसके हाथ को टच करके उसके मन की बातों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुन नहीं पाता। वो अपने मन में बोलता है, मैं इसकी मन की बातों को सुन नहीं पा रहा, क्या माइंड रीडिंग फेल हो चुका है? ये पहले से ही बहुत ज्यादा नशे में है, ये जरूर मुझे मूर्ख बना रहा होगा। तभी वांग एमसी को पकड़ के रोते हुए बोलता है, मार्क्विस आप मेरे पर डाउट कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी काइंडनेस दिखाई है, मैं हमेशा आपका लॉयल रहूंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? भले ही ये पूरी दुनिया आपको हार्म करना चाहे, लेकिन मैं वांग आपको कभी भी हार्म नहीं कर सकता। अगर मार्क्विस को अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं वांग मरकर ही केवल अपने सिंसियरिटी को प्रूव कर सकता हूँ। और वो खिड़की से कूदने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी से रोकते हुए बोलता है, अरे रुक जाओ तुम, आखिरकार तुम दोनों सिबलिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों ही कभी भी मरने के लिए तैयार हो जाते हो। और एमसी जैसे उसे रोकने के लिए उसके कंधे को पकड़ता है, वो उसकी मेमोरी को देखने लग जाता है, जहां हम देखते हैं बहुत सारे सैनिक मरे होते हैं। वहीं जो कुछ सैनिक होते हैं वो बोल रहे होते हैं, हर आइनेस और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। दूसरी ओर वांग अपने ग्रैंडफादर के सीने से तलवार निकाल के बोलता है, ग्रैंडफादर क्या आप ठीक है? साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बाईशियान कमीने कहीं के, तुमने हमारे कंट्री को धोखा दिया है। फिर हम बाईशियान को देखते हैं, वो वांग की तरफ तलवार पॉइंट करके बोलता है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जिंदा रहता है। अगर तुम्हारी पूरी वांग फैमिली मेरे को सर्व करने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। वांग बोलता है, मेरी फैमिली का हर एक पर्सन कंट्री के लिए मरना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे विलन को कभी सर्व नहीं करेगा। और इतना बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाईशियन के सामने दो सैनिक आकर उसके अटैक को रोक लेते हैं और बाईशियन उसे जोर से किक मारता है और साथ ही बोलता है, तुम दो कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? अब तुम हेल में जाओ, वहीं जाके तुम अपने फैमिली मेंबर के साथ देशभक्ति की बातें करना। वांग भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, लगता है यही मेरा एंड है। लेकिन बाईशियन जैसे ही वांग के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है, उसके हाथ में एक तीर आकर लगती है और साथ ही एक तीर आकर उसके पीठ में लगती है और वो बंदा वहीं पर गिरकर मर जाता है। और इस तीर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लोंग हाउटियन होता है। हाउटियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं गार्डियन मार्क्विस एम्परर को रेस्क्यू करने आया हूँ, जितने भी धोखेबाज हैं खुद को सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हें बिना मर्सी के मार दिया जाएगा। इसी के साथ वो वांग के पास आके अपने घोड़े से उतर के वांग से बोलता है, ब्रदर वांग मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया, चलो ये रेस्ट करने का समय नहीं है, हमारे पास करने के लिए भी बहुत कुछ है। वहीं घर के अंदर से एम्परर और प्रिंसेस ये सब देख रही होती है। इसी के साथ हाउटियन वांग से बोलता है, चलो मिलकर ग्रेट जाओ को गार्ड करें। अपना वांग अपने मन में सोचता है, मार्क्विस आप सच में ग्रेट जाओ के गार्डियन हैं। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। हाउटियन ये सब देखने के बाद बहुत हैरान होकर अपने मन में बोलता है, ये लड़का तो सच में मुझे बहुत ज्यादा एडमायर करता है। लेकिन रुको, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मैंने वहाँ किसी को देखा जिसके हाथ में वो रिंग थी, जो रिंग उस मर्डर के हाथ में थी जिसने जहां को मुझे मारने के लिए कहा था। लेकिन वो लड़की थी कौन? वांग भी वहाँ मौजूद था।
ये जरूर उसके बारे में जानता होगा। वही वांग बोल रहा होता है मुझे और शराब दो, मुझे और शराब दो। ये देख एमसी बोलता है ये अच्छा नहीं है, ये बंदा तो पूरी तरह से टल्ली हो चुका है। साथ ही वो उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है और फिर उससे पूछता है मुझे बताओ उस अंगूठी का ओनर कौन है। और गाइज मैं आपको बता दूं एमसी को नहीं पता अभी भी कि वो प्रिंसेस है। साथ ही वो अपने मन में बोलता है अगर मैं उस अंगूठी के ओनर को ढूंढ लूंगा तो मैं हाउटियन को मारने वाले किलर को भी ढूंढ लूंगा। वहीं दरवाजे के बाहर से झांकते हुए मेट बोल रही होती है आखिरकार मार्क्यू और लॉर्ड वांग अंदर क्या कर रहे हैं। मार्क्यू सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी एमसी दरवाजे को खोलकर चिल्लाते हुए बोलता है जियासन कहाँ है। जियासन बोलता है माय लॉर्ड मैं यहीं पर हूँ। अपने एमसी बोलता है मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जिनसन बोलता है माय लॉर्ड आपने लॉर्ड वांग के साथ क्या किया है। हाउटियन बोलता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो टेबल पर उस रिंग पर बने पैटर्नर को बना के बोलता है क्या तुमने इस पैटर्नर को पहले कभी देखा है। जिनसन उस पैटर्नर को देखता है और फिर एमसी से बोलता है माय लॉर्ड आपकी पेंटिंग सुपर्ब है लेकिन मुझे माफ करना मैं इसे नहीं जानता। तभी वांग बोलता है मैंने ये पैटर्नर देखा है। हाउटियन उससे बोलता है कहाँ देखा है, क्या इंपीरियल पैलेस में देखा है। वांग बोलता है मैंने इसे मार्क्यूज के मैनर में देखा है। हाउटियन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे पैलेस में है। तभी जिनसन बोलता है मुझे याद आया माय लॉर्ड क्या आप उस रिंग की बात कर रहे हैं जिस पर ये पैटर्नर बना है। हाउटियन बोलता है हाँ क्या तुमने देखा है। जिनसन बोलता है ड्रैगन एक इंपीरियल टोकन है और लॉर्ड वांग ने यह भी कहा कि ये आपके पैलेस में है और आपके पैलेस में केवल एक ही व्यक्ति है जो कि इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करती है और वो है आपकी फिफ्थ वाइफ। ये सुन के एमसी अपने मन में सोचता है नोबल के हिसाब से हाउटियन की फिफ्थ वाइफ ग्रेट जाओ की प्रिंसेस चैंगल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हाउटियन की नोबल कंकुबाई है। क्या सच में वही किलर है। नहीं वो सेम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी हाइट सेम नहीं है। फिर भी मुझे एक बार अपने पैलेस में जाकर चेक करना चाहिए। साथ ही वो जिनसन से बोलता है चलो पैलेस में चलते हैं। जिनसन बोलता है लेकिन लॉर्ड वांग का क्या। हाउटियन वहाँ की मेड को पैसा देकर बोलता है वांग का ख्याल रखना। वो मेड बोलती है मार्क्यूज आप चिंता मत कीजिए हम लॉर्ड वांग का ख्याल रखेंगे। जिसके बाद हाउटियन अपने पैलेस के पास आ जाता है और वो दरवाजे से जाने के बजाय दीवार टाप के जा रहा होता है और साथ ही जिनसन से बोल रहा होता है शोर मत करना नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। जिनसन भी बोल देता है अच्छा ठीक है माय लॉर्ड लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आप अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं। हाउटियन रोते हुए बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं ये सब अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूँ। और साथ ही अपने मन में बोलता है मेरे पैलेस में दो महिलाएं हैं जो कि वास्तव में मुझे मारना चाहती हैं। उनसे बचने के लिए मैं भिखारी बन के भी अंदर जा सकता हूँ। और साथ ही वो दीवार से जंप कर देता है। वहीं नीचे एक मेड कुछ लेकर जा रही होती है और अपना एमसी सीधे जाकर उसके ऊपर गिरता है। वो मेड अपने मन में बोल रही होती है ये अच्छा नहीं है, मैं पकड़ी गई। मैडम ने मुझे इस पॉइजनस हर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था लेकिन किसे पता था कि मैं मार्क्यूज द्वारा पकड़ी जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और उसकी ये सब बातें हाउटियन भी सुन रहा होता है। तभी जिनसन बोलता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक है। हाउटियन बोलता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन इसको चेक करो क्या ये ठीक है या नहीं। जिनसन उसे देखते हुए बोलता है क्या ये फर्स्ट लेडी की मेड क्यों नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो मेड उठकर बोलती है मैं बहुत बेकार सर्वेंट हूँ, मैं मार्क्यूज से टकरा गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिनसन बोलता है ओह ये अभी जिंदा है। साथ ही वो मेड वापस उन हर्ब को उठाते हुए बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार मार्क्यूज के रास्ते को ब्लॉक नहीं करूंगी। लेकिन तभी जिनसन उन हर्ब के एक पैकेट को उठा लेता है और बोलता है तुम्हें ये हर्ब कहाँ से मिले और तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो। लेकिन जैसे उस हर्ब का स्मेल उसके नाक में जाता है वो समझ जाता है कि ये पॉइजनस हर्ब है और वो चिल्लाते हुए बोलता है गार्ड जल्दी से इस मेड को पकड़ लो। लेकिन तभी हाउटियन उसका मुंह बंद करके बोलता है शांत रहो और उसे यहाँ से जाने दो। फिर उस मेड से बोलता है तुम यहाँ से जा सकती हो और वो मेड वहाँ से चली जाती है। जिनसन बोलता है माय लॉर्ड वो हर पॉइजनस थे, आपने उसे क्यों जाने दिया। हाउटियन बोलता है मुझे ये पता है लेकिन मेरे कुछ अपने प्लान है, पहले हर आइनिस के पास चलो। जिसके बाद वो मेड दौड़ते हुए फर्स्ट लेडी यानी कि लुसुई के पास आ जाती है और उससे बोलती है माय लेडी बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लुसुई बोलती है तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो, देखो तुम्हारे कारण यंग मास्टर कितना चौंक गए। इसी के साथ हमें छोटे बच्चे के बारे में बताया जाता है। ये लोंग हाउटियन और लुसुई का 6 साल का बेटा लोंग लोंग है। जिसके बाद लुसुई अपने बेटे से बोलती है लोंगर अब बाहर जाकर खेलो। लोंगर बोलता है मोम आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद लुसुई अपनी मेड से बोलती है मुझे बताओ क्या हुआ है। वो मेड बोलती है मैं हर्ब को बाहर फेंकने गई थी लेकिन मार्क्यूज ने मुझे बैकडोर पर पकड़ लिया था। लुसुई बोलती है क्या उनको पता चल गया कि ये पॉइजनस हर्ब थे। वो मेड रोते हुए बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन जियासन ने नोटिस कर लिया था कि इनमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन मार्क्यूज ने उसे शांत कर लिया और मुझे वहां से जाने दिया। लुसुई सोचती है इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या उसे पहले से ही पता चल गया था। नहीं, अगर ये उनको पता होता तो वो जरूर इस पर कोई एक्शन लेते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए कुछ अफेक्शन हो इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तभी उसकी मेड बोलती है माय लेडी अब हमें क्या करना चाहिए। लुसुई बोलती है चलो चलकर मार्क्यूज से मिलते हैं। वो मेड बोलती है लेकिन इन हर्ब का क्या करें। वो बोलती है इसे रखे रखो और इसे स्लोली यूज करो। साथ ही वो बाहर आकर अपने बेटे को देखते हुए सोचती है ये वो सब कुछ है जो कि तुमको बिलोंग करता है और मैं तुम्हारी माँ होने के नाते इसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसी के साथ हम हाउटियन को देखते हैं
जो कि फिफ्थ लेडी के मैंशन के पास आ गया होता है। तभी जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड ये आपका ही घर है, तो हम इस तरह से छुप छुप कर क्यों जा रहे हैं। हाउटियन बोलता है, चुप रहो, मैं प्रिंसी चांगल के रूम में जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लूसुई और पिंग पिंग को पता चले। जिनसन बोलता है, अच्छा तो आपको डर है कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो जेलस होंगी। हाउटियन रोते हुए मन में बोलता है, वो जेलस वेलस नहीं होने वाली। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो अपने हस्बैंड को ही मारना चाहती हैं। तभी जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड ये फिफ्थ लेडी का कोर्टयार्ड। हाउटियन बोलता है, अच्छा ठीक है चलो चलें। लेकिन तभी वो कुछ सामने देखकर शॉक हो जाता है। साथ ही वो जिनसन का मुंह बंद करके दीवार के पीछे छुप जाता है और सामने की ओर देखने लगता है। वहीं सामने लूसुई खड़ी होती है और फिफ्थ लेडी की मेड बोल रही होती है, फर्स्ट लेडी हर आईने सभी रेस्ट कर रही है, प्लीज थोड़ी देर बाद आइए। लूसुई बोलती है, मैं यहाँ मार्किज को देखने आई हूँ। वो मेड बोलती है, पर मार्किज तो यहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी ओर हाउटियन बोल रहा होता है, इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिनसन बोलता है, फर्स्ट लेडी हाउस होल्ड को मैनेज करती है, आपके पैलेस में ऐसा कोई नहीं है जिसको वो नहीं जानती। ये सुन के हाउटियन घबराते हुए मन में बोलता है, मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरी छोटी सी जिंदगी बहुत बड़े डेंजर में है। तभी लूसुई उस मेड को एक थप्पड़ मार के बोलती है, सबने देखा कि मार्किज इधर ही आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्किज अंदर नहीं है। वो बेचारी मेड बोलती है, माय लेडी मार्किज सच में अंदर नहीं है। लूसुई बोलती है, वो अंदर है या नहीं मैं अंदर जाकर खुद से पता लगा लूंगी। तभी कोई बोलता है, रुक जाओ, और ये बोलने वाली होती है प्रिंसेस चैंगल और इसकी उम्र 18 साल है और ये हाउटियन की फिफ्थ वाइफ है। उसे देख हाउटियन ब्लश करते हुए बोलते हैं, क्या ये प्रिंसेस चैंगल है। जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड हालांकि फिफ्थ लेडी को बाहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन वो आपकी वाइफ है, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे आपने उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा। हाउटियन ब्लश करते हुए बोलता है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिनसन बोलता है, इतना ही नहीं फिफ्थ लेडी पूरे ग्रेट जाओ में सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है। ये सब सुनने के बाद हाउटियन उसका पूरा दीवाना बन जाता है और बोलता है, वाह वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसे देखने के बाद तो मेरा दिल धक धक धड़क रहा है। दूसरी ओर प्रिंसेस चैंगल लूसुई से बोलती है, हर लेडी यहाँ आई है, क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। लूसुई बोलती है, मुझे मार्क्विस से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। प्रिंसेस चैंगल बोलती है, अगर ऐसा है तो आपको यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मार्क्विस सच में यहाँ पर नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अंदर आकर चेक कर सकती हैं। लूसी बोलती है, इसे भूल जाओ, अगर प्रिंसेस ने कुछ कहा है तो ये सच ही होगा। प्रिंसेस चैंगल बोलती है, फर्स्ट लेडी अंदर आकर चेक कर लीजिए, नहीं तो लोग सोचेंगे मैंने मार्क्विस को छुपा दिया है। लूसी बोलती है, अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, मैं अब अलविदा लेना चाहूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ज्योति कैंप से बोलता है, क्या वो सच में चली गई। जिनसन बोलता है, हर हाइनेस ने खुद एक्शन लिया है, इसलिए फर्स्ट लेडी ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन तभी प्रिंसेस चैंगल हाउटियन की ओर देखकर बोलती है, मार्क्विस क्या आप अभी भी बाहर नहीं आना चाहते। ये देखकर तो हाउटियन और जिनसन भी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्या उसको पहले से पता था कि हम यहाँ पर हैं। साथ ही हाउटियन बोलता है, आ रहा हूँ। प्रिंसेस चैंगल बोलती है, चलिए अंदर चलकर बातें करते हैं। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। प्रिंसेस चैंगल उसे चाय सर्व करते हुए बोलती है, मार्क्विस आप फर्स्ट लेडी को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मार्क्विस किसी दूसरी औरत के साथ घूमने गए थे। हाउटियन बोलता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। साथ ही अपने मन में बोलता है, वो औरत मुझे पॉइजन देकर मारना चाहती है, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। प्रिंसेस चैंगल बोलती है, अगर ये एक गलतफहमी है तो आपको फर्स्ट लेडी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको ही सफर करना पड़ेगा। ये सुन के हाउटियन पूरा उसका दीवाना बन जाता है और अपने मन में बोलता है, वाओ प्रिंसेस चैंगल कितनी जेंटल और थॉटफुल है, आई लाइक इट। फिर वो बोलता है, इसके बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और चीज के बारे में बात क्यों नहीं करते। तभी उसका ध्यान उसके रिंग पर जाता है, जो देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी चैंगल बोलती है, मार्क्विस मैंने सुना है कि आपका स्कॉलर जहां के साथ झगड़ा हुआ है। हाउटियन बोलते हैं, क्या तुमको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। वो बोलती है, आपने ये सब हिज मजेस्टी के भले के लिए किया है, मैं आपको कैसे ब्लेम कर सकती हूँ। हाउटियन बोलता है, क्या तुम बता सकते हो कि मैंने हिज मजेस्टी के लिए क्या किया है। वो ओल्ड मैन कह रहा था कि मैं पब्लिक को धोखा दे रहा हूँ, मुझे अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए और गवर्नमेंट को वापस लौटा देनी चाहिए। तुम हिज मजेस्टी की बहन हो, क्या तुमको नहीं लगता जो उसने कहा वो रीजनेबल है। चैंगल बोलती है, हिज मजेस्टी यंग है और अगर आप उस समय हमारी मदद नहीं करते तो हम दोनों सिबलिंग की आज ये ग्लोरी नहीं होती। आप ये सब ग्रेट जाओ की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, मैं आपके इस इंटेंशन को समझती हूँ और हिज मजेस्टी भी समझते हैं। हाउटियन बोलते हैं, क्या सच में, मुझे लगा कि तुम दोनों सिबलिंग भी दूसरों की तरह हो जो कि मुझे मारना चाहते हैं। यह सुन के चैंगलिंग हाउटियन के सामने नील डाउन करके बोलती है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे किसी भी तरह पनिश कर सकते हैं। हाउटियन बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से उठ जाओ। चैंगलिंग रोते हुए बोलती है, मार्क्विस आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि हिज मजेस्टी के अगेंस्ट में है, प्लीज उन विलनों के विश्वासघाती प्लान में उन्हें सफल ना होने दे, वो बस इंपीरियल थ्रोन को हथियाना चाहते हैं। मार्क्विस मैं चैंगल कभी भी आपको हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकती। और साथ ही वो खांसने लग जाती है, मैं चैंगल अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी धोखा दिया हो तो मेरे ऊपर बिजली आके गिर जाए और मैं मर जाऊं। हाउटियन मन में सोचता है, इसने कसम खा ली है,
मुझे नहीं लगता कि ये वो पर्सन है। साथ ही बोलता है चलो अब जल्दी से उठ जाओ। लेकिन तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है, जिससे यहाँ पूरा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। तभी चैंगल जोर जोर से खांसने लग जाती है। हाउटियन बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है मैं ठीक हूँ, ये मेरी पुरानी बीमारी है। मार्क्विज को मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्क्विज क्या आपने देखा मेरे ऊपर ठंडा आके नहीं गिरा? इसका मतलब क्लियर है कि हेवन भी मेरे बातों पर विश्वास करता है। हाउटियन बोलता है इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, और साथ ही अपने मन में सोचता है ये इतनी बीमार होने के बावजूद मेरे सामने नील डाउन होकर कसम खा रही है, इसका मतलब ये सच ही बोल रही होगी। नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। लूसुई भी बाहर से जेंटल और क्यूट दिखती है, लेकिन अंदर से वो कैसी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे पास माइंड रीडिंग स्किल भी है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि इसके मन में क्या चल रहा है। साथ ही वो उसकी ओर हाथ बढ़ा के बोलता है चलो आओ मैं तुम्हारी उठने में मदद करता हूँ। चैंगलिंग बोलती है मुझे कभी कभी कोल्ड हो जाता है, मुझे डर है कि ये बीमारी आप तक ना पहुंच जाए। लेकिन हाउटियन उसका हाथ पकड़ के बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही अपने मन में सोचता है चलो देखते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ समय तक इंतजार करने के बावजूद उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी चैंगलिंग बोलती है आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? हाउटियन बोलता है चैंगलिंग क्या तुम सच में मुझे हार्म करने के बारे में नहीं सोचती? चैंगलिंग बोलती है नेवर, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। हाउटियन सोचता है मैं इसकी मन की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन अपने मन में कुछ ना सोचे? ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तभी चैंगलिंग बोलती है मार्क्विज आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। वही हाउटियन मन में सोच रहा होता है मैं इसकी मन की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा, चलो मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए, और वो वापस से कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। चैंगलिंग बोलती है मार्क्विज आपको क्या हुआ है? हाउटियन घबराते हुए मन में बोलता है आखिरकार क्या गलत है, मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा? चैंगलिंग ब्लश करते हुए बोलती है मार्क्विज क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है? हाउटियन उसका हाथ छोड़ के बोलता है मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन तभी चैंगलिंग हाउटियन का हाथ पकड़ के बोलती है लॉर्ड अगर आपने उस दिन हम दोनों सिबलिंग की जान नहीं बचाई होती तो मुझे नहीं पता कि आज थ्रोन पे कौन बैठा होता। मैं चैंगल हमेशा आपके उस काइंडनेस को याद रखूंगी जो आपने हम दोनों सिबलिंग के ऊपर किया था। साथ ही मैं मार्क्विज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दुश्मनों की बातों पर विश्वास ना करें। इसी के साथ हमें कुछ पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है। ये कहानी वहीं की है जब आइशिया नाम के जनरल ने अपने कंट्री को धोखा देकर मैजेस्टी को मार दिया था। तब केवल ये दोनों सिबलिंग ही बचे थे। तब अपने एमसी इनको जाकर बचाता है। साथ ही वो चैंगलिंग के ब्रदर को एम्परर बनने में पूरी मदद करता है। हाउटियन वहाँ बोल रहा होता है अगर इनके एम्परर बनने से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर फाइट करो। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। चैंगलिंग बोलती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मार्क्विज हेल्दी रहे और लॉन्ग लाइफ जिए। हाउटियन बोलता है मुझे तुम पर बिलीव है, और साथ ही अपने मन में सोचता है ये सही कह रही है। यंग एम्परर अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए मुझ पर निर्भर है, इसके पास मुझे मारने का कोई रीजन नहीं है। चैंगलिंग बोलती है थैंक यू मार्क्विज मेरी बातों पर भरोसा करने के लिए। हाउटियन उसका फेस पकड़ के रोमांटिक होते हुए बोलता है हमारे बारे में क्या? चैंगलिंग बोलती है मार्क्विज क्या आपने अभी भी नहीं कहा कि आपको एक इम्पोर्टेंट काम है? हाउटियन बोलता है अच्छा ठीक है जाओ तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है चलो आखिरकार मेरी एक वाइफ तो है जो मेरे अच्छे के बारे में सोचती है। इसी के साथ हम चैंगलिंग को देखते हैं। वो अपने मेट से बोलती है ये कप डर्टी हो चुकी है, इसे बाहर फेंक दो। जिसके बाद हमें हाउटियन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जिनसेन हाउटियन से बोल रहा होता है माय लॉर्ड क्या आप यहाँ पर रिंग के बारे में पूछने के लिए नहीं आए थे, तो आप ऐसे ही क्यों जा रहे हैं? हाउटियन बोलता है डैम इट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसके बारे में ही भूल गया। जिनसेन बोलता है क्या हमें वापस जाना चाहिए? हाउटियन बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और साथ ही अपने मन में सोचता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मुझे माइंड रीडिंग स्किल के प्रॉब्लम के बारे में जानना होगा, ये मेरे सर्वाइवल का फाउंडेशन है। और रही बात उस रिंग की तो मेरे पास उसके बारे में पता लगाने के और भी तरीके हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जिनसेन के कंधे पर हाथ रख के उसके मन की बातों को सुनने की कोशिश करता है, और वो सुन भी पा रहा होता है जहाँ वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिरकार मार्क्विज उस रिंग के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। मुझे आशा है कि मार्क्विज मुझे मुश्किल काम करने के लिए नहीं कहेंगे। ये सब सुन के हाउटियन मन में बोलता है मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी माइंड रीडिंग स्किल वापस आ गई। साथ ही वो जिनसेन के कान में कुछ कहता है, जो सुन के जिनसेन शॉक होके बोलता है माय लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। क्या आपने लॉर्ड वांग को प्रॉमिस नहीं किया था कि आप ओल्ड स्कॉलर को जाने देंगे? हम उसे नहीं मार सकते। हाउटियन बोलता है यहाँ पर रुके मत रहो, जल्दी से जाओ। इसी के साथ एमसी अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर देता है और जोर से चिल्लाता है सिस्टम बाहर आओ। माइंड रीडिंग स्किल कैसे फेल हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खराब प्रोडक्ट देने की? सिस्टम बोलता है माइंड रीडिंग फेल नहीं हुआ है। हाउटियन बोलता है तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ सन पहले जियासन के मन की बातों को सुन पा रहा था, लेकिन ये प्रिंसिस चैंगल पर काम क्यों नहीं कर रहा? सिस्टम बोलता है होस्ट के पास मौजूद माइंड रीडिंग स्किल का करंट लेवल बहुत लो है। मन की बातों को सुनने के लिए आपको फिजिकल कांटेक्ट पर रिलाई करना होगा। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ह्यूमन पर इसका इस्तेमाल करने पर यह स्किल काम नहीं करेगी। अभी आपकी माइंड रीडिंग स्किल एलिमेंट्री लेवल पर है। हाउटियन बोलता है
तो क्या इसका भी लेवल होता है? सिस्टम बोलता है हाँ। क्या आप अपने फेम वैल्यू का यूज करके माइंड रीडिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं? हाउटियन खुश होते हुए बोलता है मैं करना चाहता हूँ और वो यस के बटन पर क्लिक कर देता है। इसी के साथ सिस्टम माइंड रीडिंग स्किल को अपग्रेड करने में एमसी का सारा फेम वैल्यू ले लेता है। जो देख एमसी रोते हुए बोलता है अरे नहीं मेरा सारा पॉइंट, क्या ये अब अपग्रेड हो गया? सिस्टम बोलता है माइंड रीडिंग स्किल अभी भी एलिमेंट्री लेवल पर है। हाउटियन बोलता है इसे अपग्रेड करने में मेरे सारे पॉइंट चले गए और ये अभी भी एलिमेंट्री लेवल पर है। इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे कितना फेम वैल्यू देना होगा? सिस्टम बोलता है माइंड रीडिंग स्किल को एलिमेंट्री लेवल से अपग्रेड करने के लिए आपको 1000 फेम वैल्यू की जरूरत होगी। यह सुन के एमसी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है क्या 1000? नेक्स्ट सीन में हाउटियन अपने खिड़की के पास बैठ के सोच रहा होता है पिछली बार मुझे वांग को पीटने से बहुत ज्यादा पॉइंट मिला था, क्या अब मुझे रोज वांग को पीटना होगा? तभी वहाँ लूसू जाते हुए बोलती है मार्क्विज फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। उसे देख हाउटियन हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है सुनर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लूसू ही बोलती है मार्क्विज आप बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। अपना हाउटियन बोलता है कौन है नर्वस? मैं नर्वस नहीं हूँ। लूसू ही हाउटियन के पास आके बोलती है क्या मार्क्विज मेरे ऊपर विश्वास करेंगे कि मैं उस पॉइजन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ? ये सुन के हाउटियन एकदम से शॉक हो जाता है और फिर बोलता है तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो? लूसू ही बोलती है वो पॉइजन मुझे आपने ही दिया था तो मुझे अभी भी उसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों है? ये सुन के हाउटियन शौक होकर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? लूसू ही हाउटियन का हाथ पकड़ के बोलती है मार्क्विज क्या आप फिर से भूल गए? मैं मेडिसिन हर्ब वगैरह बना सकती हूँ और ये सब आपने मुझे पर्सनली सिखाया था। हाउटियन सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। साथ ही वो लूसुई के पास्ट मेमोरी में आ जाता है जहाँ लूसुई हाउटियन से बोल रही होती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने हस्बैंड की मदद करनी है। हाउटियन बोलता है अच्छा ठीक है जो तुम सीखना चाहती हो मैं तुमको सिखाऊंगा। वैसे भी सुनर जब तक तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प है। जिसके बाद हाउटियन लूसुई को मेडिसिन बनाना सिखाता है। साथ ही एमसी लूसुई के उस वाली मेमोरी में भी आ जाता है जहाँ हाउटियन लूसुई को वो पॉइजन दे रहा होता है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये क्या कर रहे हैं? मैं लूसुई को ये पॉइजन क्यों दे रहा हूँ? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं खुद को मारना चाहता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। इसी के साथ हाउटियन मेमोरी से बाहर आके लूसुई से पूछता है मुझे बताओ मैंने तुमको वो पॉइजन क्यों दिया था? तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? लूसुई बोलती है मार्क्विज ने एक बार कहा था कि आप दूसरों के मन की बातों को सुन सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सुन पा रहे कि सुनर का दिल आपसे क्या कहना चाहता है? और साथ ही वो हाउटियन के फेस को पकड़ के अपने अरमानों से सटा लेती है। हाउटियन ब्लश करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या लूसुई को पता है कि मेरे पास माइंड रीड करने की एबिलिटी है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जरूर मुझसे झूठ बोल रही होगी। तभी लूसुई अपने मन में बोलती है ये फेक है, ये सब कुछ फेक है। ये सुन के हाउटियन लूसुई की तरफ देखते हुए सोचता है ये क्लियरली स्माइल कर रही है लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हुआ जैसे वो रो रही है। तभी लूसुई बोलती है ऐसा लगता है मार्क्विज को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना देखा ना सुना। ये सुन के हाउटियन बोलता है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? लूसुई अपने पास से किसी चीज को निकाल के बोलती है मार्क्विज ये वो गिफ्ट है जो आपने मुझे पर्सनली दिया था। आपने एक बार कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बनते हैं। जब मैं इस चीज को आपको दूंगी तो आप बीती हुई बातों को भुला देंगे। अब मैं ये आपको वापस कर रही हूँ और मैं मार्क्विज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे और बीती हुई बातों को भुला दे। ये हमारे एक शांति का प्रतीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये मानवा भी यहीं पे खत्म होता है। अभी तक इसके आगे के चैप्टर नहीं आए हैं, अगर इसके आगे के चैप्टर आते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।